हाँ जी आर्यन बोलिए। आर्यन शर्मा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर एक पेज नंबर ना, बुकलेट की पेज नंबर 84 पे हम्म। एक नोट दिया हुआ है सर। मतलब उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं हमारी कटाइनिंग मतलब रेशो की, रेडियस रेशो की। तो सर वो याद करनी है हमें। पेज नंबर 84 पे कौन सी रेशियो दे रखी? अच्छा, बेरिलियम सल्फाइड, लिथियम हाँ आयोडाइड जी एंड सर। बेरियम ऑक्साइड, है ना? हाँ हाँ, जी ये सर। एक्सेप्शंस पर है। तो बेसिकली क्या है कि एक्सेप्शंस पर है तो जनरल आइडिया होना चाहिए कि यस हाँ सर। ये सॉलिड एक्सेप्शनल होता है। जरूरी नहीं आपको ओके सर। प्रिसाइज वैल्यू याद हो, जस्ट एन एक्सेप्शनल बिहेवियर कि सॉलिड्स में कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी हैं जहाँ रेडियस रेशो परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर जो एनायन वैलेंसी है उसके अंदर हमने कहा शॉर्टकट डिफेक्ट शो कर पाए इनमें इनके अंदर होती है ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, तो सर इसका रीज़न क्या है? नहीं नहीं, हमने कहा कि आपके पास ये जो सॉलिड अरेंजमेंट है ये देखने को वहां पे मिलता है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, राइट? ताकि आपके पास जो लैटिस है वो अरेंज हो जाता है आसानी से। आपके देखो सॉलिड में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन बेसी हैं, उसमें आप रीजंस बहुत सारे नहीं ढूंढ सकते, है ना? हमने कहा जिन कंपाउंड्स में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शॉर्ट की दिखाने की कैपेसिटी है उन सॉलिड्स में एनायन वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास जो कैटायन है उसका साइज बड़ा है। तो आपके पास बेसिकली ये रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव है कि एनायन वैकेंसी कब होगा और एक्स्ट्रा कैटायन कब होगा। तो आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन जब तक आपको नहीं पता तब तक आप प्रॉपर रीजन पे नहीं जा पाओगे कि एनायन वैकेंसी क्यों हुई। ओके सर। एंड सर जब हम यहाँ से सोडियम को ऐड करते हैं तो सर हम इसे एक्सटेंसिव नहीं कह सकते? नहीं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब होता है सम फॉरेन मटेरियल, मतलब एलिमेंट, एटम्स, आयंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आप सोडियम के अंदर मैग्नीशियम को मिक्स कर रहे हो या एल्यूमिनियम को मिक्स कर रहे हो तो एक्सट्रिंसिक है। अगर सेम ही सब्सटेंस है तो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट नहीं है। ओके सर। सर अगर हमारे पास किसी ट्रांजिशन मेटल का है सर लैटिस, तो सर उसके अंदर मैं ट्रांजिशन मेटल को ऐड करना चाहता हूँ तो सर मैं उसका एक कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकता हूँ, तो सर वो एक्सटेंसिव कहलाएगा? हाँ, वो फिर एक्सटेंसिव कहलाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन जनरली ऐड हो नहीं पाते क्योंकि बड़े साइज के होते हैं, डिस्टॉर्शन हो जाती है। और बेसिकली ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ रहे हैं ये नेचुरली जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपके जहां पर सोडियम क्लोराइड बन रहा था अगर सोडियम एक्सेस था तो ऐसा हो गया। ओके सर। आर्यन कुछ पूछना है आपने? पहले का हैंड रेज है, यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर शॉर्ट की पेयर्स क्या होते हैं? शॉर्ट की पेयर का मतलब है शॉर्ट की डिफेक्ट। आपके पास शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इट यस सर। मींस दे आर मिसिंग इन पेयर, ओके दैट सर। इज कॉल्ड शॉर्ट की पेयर्स, ओके, राइट? थैंक यू। ओके बेटा, इसका अलावा आपने बुकलेट पढ़ी है, गुड टू सी, थैंक यू, पढ़नी चाहिए। NaCl में नेचुरली शॉर्ट की पेयर सर्टेन फिक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए NaCl की जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी होती है वो थ्योरेटिकल डेंसिटी से हमेशा कम होती है, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में डिफेक्ट स्टार्ट किया। हमने कहा डिफेक्ट को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। और जो आपके पास एटॉमिक डिफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे चेंज करते हैं। डिफेक्ट्स में सभी में न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फॉर केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने कहा इन डिफेक्ट्स को हम ब्रॉडर कैटेगरी में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कैटायन और एनायन का जो म्यूचुअल नंबर है, रिलेटिव नंबर है, वो अफेक्ट नहीं होता। कैटायन एनायन की जो रिलेटिव वैल्यू है
वो चेंज नहीं होती, जितने कैटायन को जितने एनायन चाहिए वो वही रहते हैं। हमने कहा सॉलिड जो है वो मेनली हम क्यूबिक सॉलिड्स पढ़ते हैं, और हमारे पास वहां 3 कोऑर्डिनेशन नंबर मेन है, 4, 6 और 8। तो जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 है वो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। अगर हम इन्हें पीरियोडिक टेबल से रिलेट करना चाहें तो 6 और 8 कोऑर्डिनेशन जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखे जाते हैं और हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट अल्कली मेटल्स में होते हैं। एफ फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ देखा जाता है, और ये कंपाउंड जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। हमने कहा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसका मतलब है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है ड्यू टू डिफेक्ट। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस का मतलब कैटायनिक काउंटर पार्ट का एक्सेस होना। अब कैटायनिक काउंटर पार्ट एक्सेस होने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए या एनायन जो है वो कम हो जाए। तो हमने लास्ट क्लास में एनायन वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा। हमने कहा एनायन वैकेंसी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल दोज सॉलिड्स व्हिच हैव एबिलिटी टू शो शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हिच हैव एबिलिटी। वी आर नॉट सेइंग कि साइमल्टेनियसली शॉर्टकी और एनायन वैकेंसी को शो कर रहे हैं, नो। वी आर सेइंग जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, अगर वो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं तो वो आपके पास शॉर्टकी दिखाते हैं, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं तो एनायन वैकेंसी डिफेक्ट शो करते हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया, करेक्ट? लिखिए आगे। एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट। It is a characteristic feature of compounds having low coordination number which means those compounds can show Frankel defect as stoichiometric defect and extra cation defect as non-stoichiometric defect. तो बेटा जिन कंपाउंड्स के पास स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करने की कैपेसिटी है, जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर स्मॉल होता है, वो कंपाउंड जो हैं वो एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट शो करते हैं। तो हमने जब डिफेक्ट्स को स्टडी करना है, अभी हम एक एक करके अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन बीच में लाइंस लिख रहे हैं ताकि हम आपस में इन्हें रिलेट कर पाए। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जिन कंपाउंड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाने की कैपेसिटी है एज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो सारे कंपाउंड जो हैं वो जब स्टोइशियोमेट्रिक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दिखाएंगे तो एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट दिखाएंगे। लिखिए आगे। In this defect, some extra cations are present in interstitial sites.
neutrality is maintained as charge is balanced by free electrons. Compounds with these defects have higher density. थोड़ा एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिन कंपाउंड्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा होता है। ऐसे सॉलिड्स में हमारे पास अपने जगह से अपने लैटिस पॉइंट से कुछ कैटायन मिस हो जाते हैं और वो इंटरस्टिशियल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ये सबसे कॉमन डिफेक्ट जिंक ऑक्साइड में देखने को मिलता है। जिंक ऑक्साइड एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो जिंक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में रह जाते हैं और आपके पास ऑक्सीजन गैस एस्केप कर जाती है। तो जिंक ऑक्साइड को हम कहते हैं चीज वाइट, येलोइश वाइट कंपाउंड। तो आपके पास ये येलोइश वाइट या येलो कलर क्यों अपीयर होता है? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर, राइट। तो येलो कलर आने की वजह है कि ऑक्सीजन कम हो गया और हमारे पास कुछ स्पेसेस क्रिएट हो गए जहां पर जिंक आयन और ऑक्साइड आयन जो हैं वो अपनी जगह से एस्केप कर गए और जिंक आयन लैटिस के बाकी हिस्से में चले गए और ऑक्सीजन जो है वो एस्केप कर गया। न्यूट्रलिटी मेंटेन हो इसलिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आते। तो अगर ये सॉलिड जिंक का सॉलिड है तो जिंक आयन ऑक्साइड आयन इस तरह से ऑल्टरनेटली अरेंज हैं। तो जिंक आयन और ऑक्साइड आयन इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट हैं। जब हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और जिंक जो है वो कुछ और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा। एक बार मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्योंकि मुझे यही लैटिस रिपीट करना है in order to understand the defect. तो हमने कहा जब इसको सॉलिड को हमने हीट किया तो हीट करने पर क्या दिखा मुझे? हीट करने पर कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो गायब हो गए, ये ऑक्सीजन जो है वो गायब हो गया। अब जो बाकी का लैटिस बच गया उस लैटिस में मेरे पास जिंक आयन इंटरस्टिशियल में आ गए। ये जिंक आयन जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ गए। इनको बैलेंस करने के लिए कुछ और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जो लेयर है वो तो डिक्रीज ही कर गई। अब आपका जो लैटिस दिख रहा है लेफ्ट साइड पे उसका जो डोमेन है वो बड़ा है, जो राइट साइड पे दिख रहा है उसका डोमेन छोटा है, लेकिन मास लॉस प्रोपोर्शनेट नहीं हुआ। सिर्फ ऑक्सीजन एस्केप हुई, जिंक एस्केप नहीं हुआ। तो वॉल्यूम इफेक्टिव डिक्रीजेस बट मास डज नॉट डिक्रीज इफेक्टिवली, एज अ रिजल्ट डेंसिटी इंक्रीजेस। तो एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट में certain ions occupy interstitial space. It is a pure interstitial defect क्योंकि हम उस डोमेन को देख रहे हैं जहां पर जिंक है, तो वहां कोई वैकेंसी नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मिक्सचर था, वैकेंसी भी थी और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा कैटायन भी थे। यहाँ पर ये प्योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। नोट कीजिए। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस जैसा क्वेश्चन शायद रमनदीप ने पूछा था वही क्यों शो करते हैं, तो मैंने कहा था ये रिलेटिव है।
अब इंटरस्टिशियल स्पेस हमेशा छोटा होता है, तो उस छोटे स्पेस में कौन आ सकता है जिसका साइज छोटा होगा? इसलिए वही आ पाएंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा है और कैटायन छोटे साइज का है। हाँ जी शाश्वत बोलिए। सर जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से मिले हमें? हाँ जी बेटा, ऑक्सीजन से मिले। ओके। हाँ जी कुंवर बोलिए। सर जो जिंक और इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलकर जिंक एटम के लिए बना देते हैं। हाँ जी बेटा, जिंक की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी नहीं है ना, सॉलिड स्टेट में आपके पास एटम जो है बन सकता है, किसी केस में बन भी जाता होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये डिफेक्ट क्यों अपीयर हुआ। जिंक कैटायन का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, राइट। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि और क्या हो सकता है, हम ये कह रहे हैं इस डिफेक्ट के आने की वजह क्या है। देखो सॉलिड स्टेट में या पूरी साइंसेस में, केमिकल वर्ल्ड में एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, हम वो चीज स्टडी करते हैं जिसको हम उस आर्टिकल में पढ़ना चाहते हैं, हम उस केस को स्टडी करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, पर हम ये कह रहे हैं कि जो डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस डिफेक्ट के आने की वजह क्या है। समझ रहे हैं कुंवर? यस। हाँ जी रमनदीप। सर जब हमारे पास जिंक ऑक्साइड का लैटिस था, हमने उसको हीट किया, तो सर असल में तो ऐसा भी हुआ होगा ना सर, बीच वाली लेयर के अंदर, मतलब कि जो एक्सट्रीम बाहर पे नहीं है सर, अंदर है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, एंड सर बाहर पे सर ऑक्सीजन रिलीज हो गया होगा, वहाँ पे सर ये वाला डिफेक्ट आया होगा, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट। हाँ ये तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट है वो ये नहीं हम कह रहे हैं कि पूरे लैटिस में ऐसा हुआ होगा। हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो है वो लो कोऑर्डिनेशन वाला सॉलिड है, उसके कुछ डोमेन्स में हो सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट अपीयर हुआ हो हीट करने की वजह से, और कुछ में ये क्रिएट हुआ हो, इसलिए जिंक ऑक्साइड समय के साथ येलो हो जाता है। बहुत सारे व्हाइट कलर के पेंट हैं जो थोड़ा येलोइश टिंज शो करते हैं। पेंट में व्हाइट पिगमेंट दो ही होती हैं, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिलेटिवली सस्ता है और जिंक लेड ऑक्साइड महंगा है, इसलिए आपके पास देखने के लिए बिहेवियर में चेंज कब मिलता है, जब जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट हो। अगर कोई व्हाइट कलर पेंट जो है टाइम के साथ येलो हो रहा है तो ऐसा हो। हम ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से में ऐसा हुआ उसकी वजह से सॉलिड में येलो कलर अपीयर हो जाए। ओके सर। आंसर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सर, उधर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होते होंगे, अगर होते होंगे तो सर उनका कलर नहीं होता कोई? नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कलरलेस होते हैं, बट कुछ कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, राइट। कलर की वजह कुछ और भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो सिर्फ वही नहीं है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर भी कई जगह उन इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन की वजह से कलर आ जाता है। ओके सर। सर तो हम कलर इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं यूज़ करते? ऑर्गेनिक कंपाउंड कम यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा यूज करते हैं। ट्रांजिशन मेटल कलर शो करते हैं और उनके वैरायटी ऑफ कलर हैं।
आपके सिंगल कंपाउंड ड्यू टू डिफेक्ट ही कलर नहीं है, बहुत सारे और भी रीजन हैं उसके कलर के। ओके सर। तो हम इसको खाली कलर से कंपेयर ना करें। हमारे पास अब इससे रिलेटेड हमने डिफेक्ट तो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। नंबर 1, जिस कंपाउंड में एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट है उसमें येलोइश कलर या रेडिश कलर अपीयर हो जाता है। Actual compound is white, but due to defect it becomes color. Second, it is a pure interstitial defect where density increases. शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, एनायन वैकेंसी में डिक्रीज होती है और एक्स्ट्रा कैटायन में इंक्रीज होती है। डेंसिटी पर क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये डिफेक्ट उन सभी सॉलिड्स में देखने को मिलता है जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स होते हैं। तो जब वो स्टोइशियोमेट्रिक रेशो मेंटेन होगी तो वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, जहां स्टोइशियोमेट्रिक रेशो मेंटेन नहीं होगी वहां एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट होगा। राइट, लिखिए नेक्स्ट डिफेक्ट। तो अब आपको कौन से पे जाना है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी की एक ही वजह होती है, मेटल का कम होना, उसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। एनायन एक्स्ट्रा आ ही नहीं पाते, वो लिख देते हैं रिलेटिवली लिखने के लिए कुछ बुक्स, लेकिन एनायन का साइज बड़ा होता है, इंटरस्टिशियल साइड छोटी होती है, तो इंटरस्टिशियल साइड में ये मेटल आयन नहीं आ पाते। लिखिएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। These defects are commonly observed in transition metal salts. As these metals have variable valency, on heating these metal ions show disproportionation reaction which is responsible for cationic vacancy. थोड़ा हमारे पास ये डिफेक्ट भी कहां पर देखे जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट में देखे जाते हैं। लेकिन जो पहले वाले डिफेक्ट थे वो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट में इसलिए थे क्योंकि ट्रांजिशन मेटल छोटे थे और वो इंटरस्टिशियल में जा सकते थे। ये इसलिए हैं क्योंकि मेटल के पास वेरिएबल वैलेंसी। तो जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं है वो जिंक ऑक्साइड की तरह होंगे, क्योंकि जिंक की स्टैंडर्ड एक ही वैलेंसी है 2 पॉजिटिव। वो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाएगा तो फ्रैंकल दिखाएगा, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दिखाएगा तो एक्स्ट्रा कैटायन दिखाएगा। लेकिन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करते हैं, जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी है, उन कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो फेरस ऑक्साइड है। आप सभी जानते हैं फेरस ऑक्साइड किसी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कुछ ऐसे बनाता है। ये कंपाउंड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको हमने मोल कंसेप्ट में +1 में भी पढ़ा, रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो हमारे पास 0.94 एटम रह गए 1 एटम के कंपैरिजन में। अब इस डिफेक्ट की वजह क्या है?
Fe2 पॉजिटिव को जब हीट किया गया तो वो Fe3 पॉजिटिव और आयरन मेटल में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास 3 फेरस आयन थे जिससे 2 फेरिक आयन जनरेट हो गए। जो कैटायन है वो तो लैटिस में रहेगा और जो फ्री मेटल है, न्यूट्रल मेटल है, वो लैटिस छोड़ के चला जाएगा। तो जब हमने कैटायन को, डाइवेलेंट कैटायन को हीट किया तो उस डाइवेलेंट कैटायन ने अपनी जगह पर ट्राइवेलेंट कैटायन जनरेट कर दिया। तो हमें देखने को क्या मिला कि NaCl अरेंजमेंट वाला फेरस ऑक्साइड, जिसमें आपके पास NaCl की तरह कैटायन एनायन का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला था, यहाँ पर हीट करने पर ये मेटल जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। पहले हमारे पास लैटिस में फेरस आयन, ऑक्साइड आयन, फेरस आयन, ऑक्साइड आयन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट थे। हमारे पास लैटिस में फेरस आयन और ऑक्साइड आयन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं। इनकी वजह से हमें इस लैटिस में NaCl स्ट्रक्चर मिला और NaCl टाइप सॉलिड में जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन थे वैसे ही फेरस और ऑक्साइड आयन का भी अरेंजमेंट मिला। जब हमने इस फेरस ऑक्साइड को हीट किया तो हीट करने पर फेरस आयन अपनी जगह से निकल गए और उनकी जगह कुछ फेरिक आयंस ले लिए। तो ये मेरे पास फेरस ऑक्साइड का लैटिस है। हमने ऊपर लिखा हुआ है 3 फेरस आयन जाएंगे, तो हमने कोई 3 फेरस आयन रिमूव कर दिए, कोई भी 3, जरूरी नहीं एडजेसेंट से लें, कहीं से भी ले सकते हैं, फार अवे प्लेसेस से लें। अब इनकी जगह पर फेरिक आयन, फेरिक आयन भी एलिमेंट तो सेम ही, तो इसको इम्प्यूरिटी नहीं कह पाऊंगा, इम्प्यूरिटी फॉरेन एलिमेंट होता है, और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। सो हमारे पास वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि सर्टेन आयरन के एटम न्यूट्रल हो गए। अब जो चार्ज प्रेजेंट है मेरे पास ऑक्सीजन पर, उसे न्यूट्रलाइज किसने करना है? उसे न्यूट्रलाइज फेरस और फेरिक ने मिलकर करना है। तो मेरे पास जो सॉलिड ओरिजिनल था वो FeO था, और जो हीट करने के बाद आया वो Fe0.939495 हुआ। तो हमारे पास ये रेशियो कोई फिक्स नहीं होती क्योंकि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। सो वी कैन हैव एनी रेशियो ऑफ फेरस और आयरन टू ऑक्साइड। तो हम कह रहे हैं जिन भी कंपाउंड्स में मेटल आयन के पास वेरिएबल वैलेंसी की कैपेसिटी है वो ये डिफेक्ट शो करेगा बिकॉज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद जो आयरन न्यूट्रल हो गया वो लैटिस छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो उस लैटिस में जगह क्रिएट हो जाएगी। 3 फेरस आयन मूव किए और उनकी जगह पर 1 फेरिक आयन, 2 फेरिक आयन आ गए। सो 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड बिहाइंड एवरी 2 फेरिक आयंस एट, राइट। तो 2 फेरिक आयन आए और 1 वैकेंसी क्रिएट हो गई। नोट कीजिए, जिन कंपाउंड्स में वेरिएबल वैलेंसी है वही ये फीचर शो करेंगे। हाँ जी रिया बोलिए बेटा। सर आपने अभी बोला था ना कि कोई वो साइज बड़ा होता है उनका तो इसलिए वो जा नहीं पाते इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो क्या कहा था? बेटा हमने कहा था कि जो कैटायन एनायन, ये क्वेश्चन बेसिकली रमनदीप ने पूछा था, तो उसके क्वेश्चन के जवाब में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। उन्होंने पूछा था कि आपके पास ये एक्स्ट्रा एनायन वैकेंसी ही क्यों क्रिएट हुई। मैंने कहा जहां पर कैटायन का साइज बड़ा है, अगर वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाता है तो एनायन वैकेंसी होगी।
क्योंकि कैटायन अपनी जगह से उठकर इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा सकता, कैटायन इज बिगर इन साइज। लेकिन जहां पर आपके पास कैटायन छोटा है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वहां पर कैटायन के पास इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने की कैपेसिटी है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। इट कैन इजीली अकोमोडेट इनटू इंटरस्टिशियल साइट। ओके सर। हाँ जी। अब इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, इम्प्योरिटी, वैकेंसी या इंटरस्टिशियल? कोई बताइए। सर वैकेंसी। सर वैकेंसी। वैकेंसी। वेरी गुड, इट इज वैकेंसी, है ना। फेरिक आयन सेम एलिमेंट का आयन है, तो इम्प्योरिटी कभी नहीं कहेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ मेटल आयन, right? Vacancy is created as some metal ions are neutralized due to disproportionation, और वो लैटिस छोड़कर बाहर चले गए, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ। नोट कर लिया सबने? रमनदीप बोलिए। सर जब हम इसे हीट कर रहे होंगे तो सर कुछ साइड्स में सर पूरे डोमेन के अंदर Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो सर वो बाद में एक्स्ट्रा का टाइम शो कर देगा ना? नहीं समझ में आया मुझे। सर मतलब हम हीट कर रहे हैं, तो सर एक डोमेन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस डोमेन के अंदर पहले सारे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव बन गए। बेटा सारे ऐसे कैसे बन जाएंगे? पहले आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन तो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही होगी ना, फिर तो सॉलिड ही चेंज हो गया, फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड हो गया। लैटिस जो डोमेन है हम स्टडी कर रहे हैं, बट वो तो मूवेबल डोमेन है ना, तो आपके पास जो आयन बनेगा वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी कर सकता है, राइट? ओके सर। अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। बेटा ये जितने भी सॉलिड्स हैं जिनमें ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है, दे ऑल एग्जिबिट मेटालिक लस्टर, दे ऑल एग्जिबिट मेटालिक लस्टर। इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन होती है। तो आज हम घर में जो आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, जो देखने में मेटल के लगते हैं, कोई दिवाली गिफ्ट पे लेके जा रहे हो किसी के लिए, गणपति या कोई और चीज, जो डेकोरेटिव पीसेस बने हुए देखने में मेटल लगते हैं, लेकिन अगर वो गिरकर टूट जाएं तो मान लीजिए वो मेटल नहीं है। अगर वो कॉर्नर कहीं बच गया और वो डेंट पड़ने की बजाय टूट गया, तो वो देखने में मेटल जैसा था, मेटालिक लस्टर एग्जिबिट कर रहा था, लेकिन वो आयनिक सॉलिड था ड्यू टू दिस डिफेक्ट। तो मेटल के पास मेटालिक लस्टर दिखाने की कैपेसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट आती है, राइट? क्यों आती है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। फेरिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, फेरस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। फेरिक एक पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस एक पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो ये फेरिक बन जाएगा, सॉरी फेरस बन जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये फेरिक बन गया। एक डोमेन में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेरस फेरिक का कॉम्बिनेशन है, तो इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। हमने कहा फेरस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फेरिक, and ferric act as oxidizing agent, accept electrons. After accepting electron, ferric changes to ferrous, and after donating electron, ferrous changes to ferric. अब इसी तरह से यहाँ पर ये फेरिक हो गया। अब इस पर्टिकुलर आयरन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका बिहेवियर वापस फेरस हो गया और इसका बिहेवियर फेरिक हो गया। ऐसे ऐसे पूरे सॉलिड में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी और ये मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करे। सो दीज कंपाउंड्स हैव एबिलिटी टू शो मेटालिक लस्टर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल आयंस ऑफ टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट? लिखिएगा, सॉलिड्स विद दीज डिफेक्ट्स
exhibit metallic luster due to exchange of electrons between metal ions of two different valencies. बेटा ऐसा ही एक आयनिक सॉल्ट है कॉपर आयरन पायराइड CuFeS2, इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, राइट, मूर्खों का सोना, राइट, सोने जैसा दिखता है, इट अपीयर्स एज अ गोल्ड but is not gold, it is the salt of copper sulfide and iron sulfide. Because of disproportionation, because of the defect in solid, electronic movement takes place and this salt appear and shine as that of gold. तो इसलिए इसको हम परसीव करते हैं कि ये मुझे गोल्ड जैसा लगता है, पर बेसिकली ये गोल्ड नहीं है, राइट? यशराज बोलिए। सर ये जो फूल्स गोल्ड है ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब ये मेटेलिक लस्टर शो करेगा, शाइन करेगा मेटल्स की तरह, बाकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ओके सर। हाँ जी, तो हमारे पास CuFeS2 इज फूल्स गोल्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब है कैटायनिक वैकेंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एक से ज्यादा वैलेंसी वाला सेम मेटल प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट वैलेंसीज होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, जिसके कारण मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, राइट? क्लियर है? हाँ जी यश बोलिए। सर जब वो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनेगा तो वो ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहेगा ना? हाँ जी बेटा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो फिर इसका मतलब तो फिर इसमें चार्ज नहीं बनेगा है? नहीं बेटा, एक चार्ज दूसरे चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। आपके पास इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ तो ऑसिलेशन क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बाहर से। करंट तो बेटा हर डिफेक्ट की वजह से डेवलप ही होना है। हमने कहा एवरी डिफेक्ट व्हिच यू हैड स्टडीड इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड। Ionic compounds are those which do not conduct electricity in solid state as movement of free charge particle is not there. But due to the defect, either due to interstitial or vacancy or free electron, they show conductivity. They act as a good conductors. हाँ जी आयुष, आवाज नहीं बेटा। ओके 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 हाँ जी यानी सर जो हमारा आयरन का कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है हीटिंग के बाद, तो सर ये प्रॉपर्टीज भी शो करेगा? कौन सी प्रॉपर्टीज? सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से ज्यादा कॉमन है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा। जिन कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हो ही जाती है। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछनी थी। ओके, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि फेरस और फेरिक की अमाउंट कितनी है। केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मैथ्स आसान होती है। पहले मैं आपको केमिस्ट्री से सिखाऊंगा, फिर मैथ्स से सिखाऊंगा। केमिस्ट्री से सीखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर आफ्टर हीटिंग स्टडी कर रहा हूँ। तो इस 100 में से सर्टेन आयन चले गए, यहाँ पर 2x/3 जनरेट हो गए और ये x/3 जनरेट हो गए। क्या ऐसा समझ में आता है आपको? हमने 100 क्यों लिया? क्योंकि हमने माना कि फेरस ऑक्साइड था जिसमें 1:1 रेशो थी, तो हमने 1.0:1.0 लिख दिया उसे, अपनी तरफ से डेसिमल हटा दिया, 100:100 मान लिया।
हमने कहा 100 फेरस आयन थे, 100 ऑक्साइड आयन थे, तो जब मैंने हीट नहीं किया था तो ऐसा था। जब मैंने हीट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया Fe 0.93 ओम में, अब मैं 94 नहीं ले रहा हूं जो ऊपर दिया है, वो आपके लिए छोड़ दिया कि प्रैक्टिस कर लेना। अब 0.93 किसकी वजह से हुआ? आपके 0.93 इसकी वजह से हुआ कि आयरन के 100 आयन मिलकर जो चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहे थे, अब 93 आयंस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आयरन के एटम न्यूट्रल होकर बाहर चले गए, राइट? तो क्योंकि हमने पहले 100 लिया था 1 को, 0.93 को 93 ले रहा हूं, तो जो 7 चले गए वो x/3। सो एज x/3 is equals to 7, so x is equals to 21. So number of ferrous ion left in the solid is 100 minus x, that is 21, that is 79, and number of ferric ion present is 2 into 21/3, that is 40. This number comes out to be 93. तो आपके पास जो चार्ज है वो अब किसकी वजह से आया है? फेरस और फेरिक के मिक्सचर की वजह से आया है। तो हमने कहा इनिशियली हमारे पास फेरस और ऑक्सीजन 1:1 रेशो में था, हीट करने के बाद अब वो 1:1 रेशो नहीं रही, 0.93:1 हो गई। हमने 1:1 को एज्यूम कर दिया, लेट आयरन वर 100 and oxygen were 100. So 100 oxide ion were neutralized by 100 ferrous ions. Now there is no more ferrous. Ferrous changes to certain ferrous changes to ferric and iron atom is obtained. अब जो चार्ज खत्म हुआ है, जो नंबर ऑफ एटम कम हुए हैं, वो लैटिस को छोड़ के गए हैं। लैटिस को छोड़ के कौन गया? न्यूट्रल एटम। तो जो 100 से 93 की जर्नी आई, वहां 7 एटम कौन से गए? आयरन के, राइट? तो हमने x/3 को 7 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि फेरस और फेरिक कितनी अमाउंट में है। अब अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ फेरस आयन इन सॉल्यूशन इन कंपाउंड, तो आप लिखेंगे 0.79 अपॉन 0.93 into 100. Likewise, percentage of ferric ion in the solid, that is 0.14 अपॉन 0.93 into 100. अगर आप स्ट्रक्चर बेस पर प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कम लगेगा, मेमोरी में आप वर्बली ही क्वेश्चन कर जाओगे, अदरवाइज यू विल टेक टाइम, राइट? हाँ जी बेटा, नोट कीजिए। यशराज आप पूछिए। सर x/3 is equal to 7, वो 7 है क्या सर? 7 नंबर ऑफ आयरन एटम है जो लैटिस छोड़ के चले गए। पहले आयरन के 100 एटम थे, अभी आयरन के 93 एटम हैं। तो 7 एटम्स had left the lattice in the form of neutral metal. ओके सर। हाँ जी अंश बोलिए। सॉरी सर, वो पहले का ही खड़ा। ओके ओके, रिया बोलिए। सर ये x/3 नहीं समझ आया। मींस मेरे हिसाब से 3x = 7 होना चाहिए। नहीं बेटा, 3 एटम फेरस के कम हुए और उसकी जगह 2 फेरिक और 1 आयरन जनरेट हो गया। तो अगर मैंने फेरस के जो आयन डिक्रीज हुए उसे x मान लिया, तो फेरिक कितने होंगे? 2x/3, क्योंकि 3 आयन से 2 बन रहे हैं, तो x से कितने बनेंगे? 2x/3। अगर 3 आयन से 1 आयरन का एटम बन रहा है तो x से कितने बनेंगे? x/3। मोलर रेशियो है ना। आपके पास आयरन सीधा थोड़ी ना बना है, आयरन मेटल बना है डिस्प्रोपोर्शनेशन से। तो हमें जानना है कि जो 100 से 93 रहा उसने कितना जनरेट किया। तो हमने कहा फेरस जब डिक्रीज होगा तो 1/3 आयरन के एटम बनेंगे। तो अगर फेरस के आयन x डिक्रीज हुए तो आयरन के एटम x/3 बनेंगे। हाँ जी कुंवर। सर इसमें हमने x/3 को 7 लिखा, तो फिर हम Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के हमको तो ऐसे ही 93 भी तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। 100 - x + 2x/3 = 93।
तो फिर सर हमने प्रूव ही क्या किया है, सब कुछ ही पता ही है। मैं तो कुछ प्रूव ही नहीं किया, मैंने तो जानने की कोशिश की कि जो 93 एटम थे उसमें फेरस कितना था और फेरिक कितना था, और कुछ प्रूव ही नहीं किया। मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फेरस एंड फेरिक इन द कंपाउंड if its formula is Fe 0.930. So how to calculate this value? ओके सर। हाँ, यशराज बोलिए। सर वो जो 7 न्यूट्रल एटम्स हैं आयरन के, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे? हाँ, वो बाहर निकल जाएंगे, लैटिस में तो रह ही नहीं सकता, लैटिस तो आयनिक लैटिस है, तो आयनिक लैटिस में तो आयरन नहीं होगा ना, आयरन का आयन ही होगा। यस सर, ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर जो हमने लिखा है Fe 1.00 ओ 1.00, इसे सर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे Fe2 पॉजिटिव, सर वो ब्रैकेट में NO2 नेगेटिव, सर वैसा वाला कंपाउंड है ये। तो सर उससे नंबर को कंपेयर करेंगे, जो अगला कंपाउंड बनेगा सर उधर Fe2 पॉजिटिव भी होगा, 3 बिल्कुल कर पॉजिटिव सकते भी हैं, वो होगा। तो मैथ्स है ना भाई, वो तो करने ही जा रहा हूँ। मैंने तो आपको स्ट्रक्चर से समझाया, मैंने कहा पहले मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, केमिस्ट्री से इक्वेशन से सिखाऊंगा, और केमिस्ट्री थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बच्चे पहले बोलते थे मैथ मुश्किल होता है, केमिस्ट्री +1 में पढ़ा के केमिस्ट्री ऑप्शन होती है, क्योंकि इक्वेशन में दिमाग ही नहीं लगा रहे होते। अदरवाइज मैथ से तो 2 मिनट में निकल जाएगा, राइट। अगर मैंने इक्वेशन लगानी है, वो हमने +1 में इक्वेशन ही लगाई है, क्योंकि वहां तो हमने ये चीज पढ़ी ही नहीं। हमने वहां पढ़ा कि जो Fe है, FeO, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव था, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो Fe का 2 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर रहा था। अभी हमारे पास Fe 0.930 है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट फेरस आयन इज x, सो फेरिक आयन विल बी 0.93 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 0.93 रहना है। तो मैंने कहा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0.93 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव के चार्ज को बैलेंस करना है इन्होंने मिलाकर। सो इट इज 2x प्लस 339 2.79 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 0.79। तो जो मैंने ऊपर लिखा था वही यहाँ पर आ गया, तो ये वैल्यू जो हो गई वो 0.79 हो गई, और ये वैल्यू जो है वो 0.14। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है जिसमें आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं है। पर हम सॉलिड स्टेट का डिफेक्ट स्टडी कर रहे थे, तो मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बेस बनाकर आपको वो सिखाना चाहा कि अगर कोई लॉजिक पर पूछे कि ऐसा होता क्यों है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। ओके सर। तो बेसिकली मैंने 7 वैकेंसीज क्रिएट की हैं। This particular iron which move out is responsible for the vacancy. So how many vacancies are created? We had created that number. हाँ जी बेटा। आंसर आपने कहा था कि इसे कोई ग्राफ वो सर डायग्राम वाला मेथड है, सर वो कौन सा है? डायग्राम मेथड में सर मतलब विजुअल मेथड नहीं है कोई? नहीं, वो तो यही है बेसिकली, फॉर्मूला इक्वेशन बनाकर ही करेंगे। इक्वेशन यही तो अरेंजमेंट है ना, हम इस अरेंजमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके सर। हाँ जी, आपके ऐसे सॉलिड में इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रह गई नहीं, वो भागे गई। जिन्हें ऊपर वाला मेथड समझना आया हो वो इसको फॉलो करें। ओवरऑल चार्ज 0.93 होगा, +2 रहना है, तो +2 चार्ज को ऐसे निकालना है। क्लियर है? बिना क्वेश्चन पता नहीं चलेगा ना मुझे क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया। लिखिए, निकल ऑक्साइड। तो ये ऊपर वाला लिखना नहीं था? लिखना था, मुझे लगा लिख लिया होगा, बाद में लिख लेना, क्वेश्चन कर लो। निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni 0.960 and it has nickel 2 positive and nickel 4 positive. Calculate
percentage of these ions in solids. जिन्होंने ऊपर वाला लिखना हो लिख लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। हर्षिता, कैसे करना चाहिए क्वेश्चन? सर पहले Na2 पॉजिटिव और Na2 पॉजिटिव का इक्वेशन बनानी है। अच्छा, क्वेश्चन से करना चाह रहे हो? आ गया आपको क्वेश्चन वाला? सर मतलब ट्राई कर रही थी मैं। ओके, Na2 पॉजिटिव से Na4 पॉजिटिव बनाया और साथ में निकल एटम बना दिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो पहले। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, राइट? सो एट टाइम 0 अगर ये 100 हैं, ये 0 ये 0, मुझे बताओ आफ्टर हीटिंग कितने लिखोगे? सर 100 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2। वेरी गुड। इस x अपॉन 2 की वैल्यू क्या लोगे? एक्स अपॉन 2 की वैल्यू पता नहीं सर। 4 ले लोगे ना? आपके 100 था, 96 हो गया, 0.96 मतलब 96 हो गया, सर उसमें से माइनस करना होता है? हाँ, तो न्यूट्रल एटम वही गया ना, तो आपके x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। तो इसका मतलब आपके पास निकल 2 पॉजिटिव जो हैं वो 92 हो गए और जो निकल 4 पॉजिटिव हैं वो 4 हो गए। सो परसेंटेज दिस कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, राइट? तो आप इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली करेंगे तो आप कहेंगे x वाले जो हैं +2 वाले हैं, प्लस 0.96 माइनस x जो हैं वो +4 वाले हैं, और इनका चार्ज जो है वो +2 ही आना है ना, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2x प्लस 4 6 24 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2। So x is equals to 0.92. रिया, कुछ पूछना था आपने बेटा? नो सर। अच्छा सर हाँ जी बोलिए। सही, मेरे को पता नहीं चला x/2 = 4 क्यों हो गया? क्योंकि आपके जो रेशियो है वो फॉल ही वैसे की ना, आपने लिखा है कि 100 के 96 रह गए, तो जो 96 रह गया वो किसकी वजह से रहा? इसकी वजह से रहा। फॉर्मूले में 96 है ना, 0.96। अच्छा ठीक है सर, क्लियर। So percentage of nickel 2 positive is 41.6% and nickel not 4.06. 4.16%. Rest will be nickel 4 positive. उल्टा लिख दिया शायद, ये 4 positive, ये 2 positive. हाँ जी, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी कंफ्यूजन? रमन दी बोलिए।
सर जब हम इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैटिस में तो सर था Ni2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो सर हम ऐसे सोचते हैं कि मतलब सारों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन चले गए एंड वो न्यूट्रल स्पीशीज हैं, उनमें से अब 2 निकल चले गए हैं एंड तो बाकी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल यही कर रहे हैं। ओके सर। हाँ जी यशराज। सर जो राइट साइड कॉलम बना के लिखा है वो नहीं समझ आया सर, ब्लू वाला। वो तो सिंपल, हमने कहा कि +2 वाले का नंबर ऑफ एटम x है, तो +4 वालों का 0.96 -x हो गया। इन्होंने मिलकर +2 के चार्ज को बैलेंस करना है, मतलब चार्ज जो आना है +2 आना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो है वो -2 है, तो -2 मस्ट बी बैलेंस बाय +2। तो बस उसी को न्यूट्रलाइज किया हमने। ओके सर। हमने कहा जो टोटल चार्ज है वो सॉलिड पे -2 कैटायन एनायन की वजह से है, +2 कैटायन की वजह से है। पहले एक कैटायन था निकल 2 पॉजिटिव जो सारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, अब निकल 2 पॉजिटिव और निकल 4 पॉजिटिव मिलाकर आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट थर्ड कैटेगरी, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी लिखनी है हमने। impurity defect. It is a term used when certain atoms or ions of some other element are introduced in the lattice. It is an extrinsic defect. And addition of impurity and हमने कहा and addition of impurity is known as doping. डोपिंग बहुत पॉपुलर टर्म है स्पोर्ट्स के हिसाब से, तो इम्प्योरिटी को ऐड करने को सॉलिड में हम डोपिंग कहते हैं। तो अगर कहीं टर्म आ गई डोपिंग क्या है सॉलिड स्टेट में, तो डोपिंग का मतलब है हमने कोई इम्प्योरिटी को ऐड किया है क्रिस्टल के अंदर, राइट। तो हमारे पास हमने NaCl का लैटिस लिया, तो अगर हमने NaCl के लैटिस में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ SrCl2 इन NaCl। हमेशा डोपिंग जो होती है वो हायर वैलेंसी वाले की होती है, लोअर वैलेंसी वाले की नहीं होती। तो हायर वैलेंसी वाला कैटायन जो है वो डोपिंग फैसिलिटेट करता है। तो डोपिंग करने से क्या होगा, हमारे पास कुछ सोडियम आयन हैं जिनकी जगह जो है वो स्ट्रोंशियम आयन ले लेंगे। There are certain sodium ions which are replaced by strontium. तो हमने यहाँ पर लैटिस में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया। अब स्ट्रोंशियम की वैलेंसी 2 है, तो हमने कहा 2 सोडियम आयन चले गए और उनकी जगह एक स्ट्रोंशियम आयन आ गया। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। So there is creation of one vacancy per strontium ion. So हमारे पास स्ट्रोंशियम आयन की वैकेंसीज को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है when atoms or ions of some other element are introduced in the lattice. आयनिक सॉलिड में ये इम्प्योरिटी हमेशा हायर वैलेंसी की होगी, कभी लोअर वैलेंसी की नहीं होगी. So we are adding certain impurities of higher valency in a particular lattice. तो हमारे पास आयनिक सॉलिड में इस पर्टिकुलर फिनोमेना को जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसे डॉपिंग कहा जाता है. राइट? तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मीनिंग ही एक्सटेंसिव डिफेक्ट है. आपने पढ़ा था एक्सटेंसिव डिफेक्ट का मतलब है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, किसी और एलिमेंट के एटम्स को और आयंस को मिक्स करना. नोट कीजिए. हाँ जी अदिति. सर NaCl तो ज्यादा स्टेबल है, तो अगर हम हायर वैलेंसी वाला यूज करेंगे तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा Na को, जैसे स्ट्रोंशियम क्यों डिस्प्लेस करेगा? बेटा ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी ना है. रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तो सिर्फ सीट पे जाकर बैठ रहा है. सोडियम आयन ही है. वो सोडियम आयन से सोडियम एटम में कन्वर्ट नहीं हुआ है. ओनली द सीट इज रिप्लेस्ड. NaCl के Na पॉजिटिव बाहर आ गए और स्ट्रोंशियम के 2 पॉजिटिव अंदर चले. नथिंग एल्स. राइट? यहाँ तो लैटिस में लैटिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है, ये नेचुरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. डॉपिंग इज नॉट नेचुरल फिनोमेना. डॉपिंग इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड. वी हैड एडेड स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन NaCl. नेचुरल भी होते हैं. MgCl2 मेरे ख्याल से नेचुरल होता है NaCl में, और कैल्शियम क्लोराइड. वो क्यों जा पाता है? क्योंकि लैटिस पॉइंट पे स्ट्रोंशियम और कैल्शियम अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं. राइट? अदिति, आप जिस चीज से मिक्स कर रही हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन है. डेफिनेटली यू आर करेक्ट. Displacement of sodium ion by strontium is not possible because sodium is more reactive metal than strontium. But we are not making any sort of reaction. We are just displacing, push कर रहे हैं, उसको धक्का लगाकर बाहर निकाल दे रहे हैं और उसकी कुर्सी पे स्ट्रोंशियम को बिठा दे रहे हैं. हाँ जी आर्यन शर्मा बोलिए. सर जैसा आपने बोला कि आर्टिफिशियली होते हैं, हमें जरूरत क्या होती है सर ये इसको मतलब करने की? हर इम्प्योरिटी की जरूरत क्या है? सर्टेन सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को जनरेट करना. वैकेंसीज क्रिएट हो गई तो वैकेंसी क्रिएट हो गई तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई. अलग अलग पैरामीटर देख रहे हैं ना किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जिस प्रॉपर्टी का फायदा हो रहा होगा वो कर देंगे. ओके सर. सर इसमें मेटालिक क्लस्टर नहीं होगा? नहीं, मेटालिक क्लस्टर के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होनी है. इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इसमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे क्योंकि हम कोई रिडॉक्स रिएक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे. यस. हाँ जी रमनदीप. सर इसके अंदर हमने कैसे का इम्प्योरिटी? स्ट्रोंशियम को. ओके सर. एंड सर इसका रीजन क्या है कि हायर वैलेंसी हमेशा इम्प्योरिटी बनेगी? क्योंकि लोअर वैलेंसी बनेगी तो नंबर ऑफ आयंस कम निकलेंगे और आएंगे ज्यादा. वो आएंगे ज्यादा तो कहाँ पे भेजेंगे? क्योंकि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है. सर इंटरस्टिशियम में नहीं जाता? अगर कहीं हो सकता होगा तो चला जाएगा. जनरली स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता. तो कैटायन बहुत छोटा होगा तो हो सकता है कहीं चला जाए. ओके सर. लेकिन लोअर वैलेंसी वाला जो है, हायर वैलेंसी वाला बेटा जो है वो आसानी से फिट हो पाता है. लोअर वैलेंसी वाला और बड़ा हो जाता है तो उसके फिट करने के चांसेस कम हो जाते हैं इंटरस्टिशियल में. ओके सर. सर लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे पास सोडियम एंड स्ट्रोंशियम है, तो सर स्ट्रोंशियम तो बहुत नीचे नहीं होता? हाँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. यस सर. सर तो उसका साइज हो सकता है बड़ा हो सोडियम से? हाँ, बट हो जाता है. लैटिस में थोड़ा बहुत वेरिएशन के तो चांसेस है ना. और डोपिंग करवा रहे हैं हम, परफेक्टनेस तो मान ही नहीं रहे. आइडियल क्रिस्टल तो रहा ही नहीं, वो क्रिस्टल तो खराब हो ही गया. ओके सर. एंड सर ऐसे किसी कंपाउंड के साथ डोपिंग नहीं करा सकते ना जो फिट ही ना हो पाए? हाँ, जो फिट ही ना हो पाए डेफिनेटली नहीं करा पाएंगे. ओके सर. हाँ जी कुमार. सही. जो फिर सोडियम आयंस निकले ये इन्होंने इंटरस्टिशियल स्पेस ले ली? नहीं, ये लैटिस को एक्सटेंड करेंगे. सोडियम आयन तो बड़ा वो इंटरस्टिशियल में आ ही नहीं सकता.
एक नई लेयर ही बनाएगा। तो लेकिन सर अकेले सोडियम की लेयर कैसे बन सकती है? क्यों, क्लोरीन भी तो है, लेकिन स्ट्रोंशियम सर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड डाला है ना, क्लोराइड आयन से क्लोराइड आयन इंटरचेंज हो गया तो हमें दिखा ही नहीं। अच्छा, ओके सर। एक क्वेश्चन लिखिए, पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Calculate number of vacancies calculate number of vacancies in NaCl if it is doped with 10 to the power minus 4 mole percent of 10 to the power minus 4 mole percent of strontium chloride. द मोल परसेंट का मतलब है एक मोल NaCl में कितने मोल SrCl2 के इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट? तो 100 मोल में कितने मोल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 1 मोल के अगेंस्ट वैकेंसी निकालते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयंस एडेड दैट इज 10 to the power minus 4, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100, 10 to the power minus 6 moles, right? There is one vacancy पर स्ट्रोंशियम आयन। अगर कोई और वैलेंसी होगी तो पहले चेक करोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। तो मेरे पास जितने स्ट्रोंशियम आयन हैं उतनी ही वैकेंसी है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज is 10 to the power minus 6 into Avogadro number, 6 into 10 to the power 70, right? तो मेरे पास यहाँ फोकस कहाँ है, कितनी वैकेंसी पर आयन बनी है, उसके अलावा तो कोई बड़ी चीज इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल स्ट्रेट, राइट? सिर्फ टर्म्स क्या पता होनी चाहिए, डॉप्ड विद। अब डॉप्ड विद लिखा है तो पता ही नहीं किस चीज की बात कर रहा है, अगर डॉपिंग याद ही नहीं तो हम कंफ्यूज है कि भाई क्या लिख रहा है। सेकंड मैंने रेड से लिखा, देयर इज वन वैकेंसी पर स्ट्रोंशियम आयन। तो एंट्रेंसेस में क्या होता है, थोड़ा जंबलिंग कर देते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह क्रोमियम क्लोराइड डाल दिया। अब क्रोमियम क्लोराइड Cr3 पॉजिटिव है, तो 3 सोडियम जाएंगे, 1 क्रोमियम आएगा। सो देयर विल बी 2 वैकेंसीज पर क्रोमियम आयन। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? मैंने इसलिए रेड से लिखा है कि आप ये सारा करने के बाद अगले स्टेप पे जाने से पहले चेक करें कि एक आयन के अगेंस्ट जिसने डॉपिंग करवाई है कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं। हाँ जी रिया बोलिए। सर हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मोल्स थे ना हमारे पास, हमें नंबर चाहिए था। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इज द गिवन नंबर। हाँ जी कुंवर। सर पहले नहीं है। ओके आर्ची बोलिए। सर अभी आपने स्ट्रोंशियम की जगह क्रोमियम का कुछ भी बताया था, वो दोबारा रिपीट कर दो। बेटा मैंने कहा अगर यहाँ पर SrCl2 की जगह CrCl3 होता तो क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है तो 3 सोडियम जाएंगे और 1 क्रोमियम आएगा, तो 1 क्रोमियम एक ही जगह बैठ पाएगा। सो देयर विल बी 2 वैकेंसीज क्रिएटेड पर क्रोमियम आयन। जितने क्रोमियम आयन लैटिस में ऐड होंगे उससे 2 टाइम्स वैकेंसी होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर 10 to the power minus 6 into एवोगैड्रो कर दिया, तो वहां पे 2 into 10 to the power minus 6 into एवोगैड्रो करना पड़ेगा। मैंने कहा इसीलिए मैंने यहाँ रेड से लिखा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आयंस निकालने के बाद
सबसे पहले आप चेक करें आयन का और वैकेंसी का रिलेशन। राइट, लिखिए नेक्स्ट। मेटल क्या लिखा था हमने, मेटल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी इम्प्योरिटी डिफेक्ट नहीं है आगे। impurity defect is also observed in elementary solids. Silicon and germanium are semiconductors their conductivity is increased by addition of impurities. In case of elementary solids, impurities can have lower as well as higher valency. बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो नेचुरली सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगह यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं। तो उन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, डॉपिंग करवाते हैं। एलिमेंट्री सॉलिड आयनिक सॉलिड्स में भी हमने लिखवाया कि आपके पास हायर वैलेंसी इज प्रेफर्ड, राइट, लेकिन एलिमेंट्री सॉलिड्स में आप हायर और लोअर दोनों वैलेंसी की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। सिलिकॉन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, जर्मेनियम कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, तो इनके लैटिस में हर एटम 4 एटम्स के साथ जुड़ा होगा। कि कार्बन फैमिली है तो वैलेंसी 4 है। तो हमने कहा कार्बन एटम के फैमिली से होने के कारण इनकी वैलेंसी 4 है, तो हर सिलिकॉन ने 4 और बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बनाए हुए। हमने यहां से एक जगह से सिलिकॉन हटा दिया और हमने एडिशन कर दी इंडियम की, एडिशन ऑफ इंडियम। क्या किसी को पता है इंडियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, क्या वैलेंसी है? 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नहीं कहेंगे, वैलेंसी 3 है, चार्ज 3 पॉजिटिव आएगा अगर आयनिक होगा। सो हम कह रहे हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब है उसकी वैलेंसी 3 है। जब सिलिकॉन वहां से निकला तो सिलिकॉन के निकलने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन था वो भी कम हो गया। जो दूसरे सिलिकॉन है उनका एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन जो आपने इंप्योरिटी ऐड की अब उसके इलेक्ट्रॉन आने हैं। इंडियम की वैलेंसी 3 है तो 1 2 3 आएंगे। ये 3 जो हैं वो 3 को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक जगह खाली बच जाएगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी के कारण जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मींस दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव होल्स क्रिएटेड ड्यू टू लेसर वैलेंसी। दूसरे केस में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया, यहां पर मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया। सो आई एम एडिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक किसको बिलोंग करता है? नाइट्रोजन फैमिली को। आर्सेनिक बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, सो इट इज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पहले केस में वैलेंसी कम थी,
इस केस में वैलेंसी ज्यादा है। तो आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर आपके पास वैलेंसी हायर होगी तो एन टाइप बनेगा, और वैलेंसी लोअर होगी तो पी टाइप बनेगा। सो एलिमेंट्री सॉलिड्स में हम अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, और उनकी वैलेंसी डिफरेंस होने के कारण सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम will have impurities from group 13 and group 15, which results in increasing conductance and they becomes p type or n type. तो एग्जाम में भी हमसे यही पूछा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कब बनेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे। नोट कीजिए। हाँ जी दिया बोलिए। सर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल क्रिएट होता है और इसमें एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर पी टाइप एंड एन टाइप के अंदर जो पी एंड एन है वो सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Positive type and negative type, they are just terms, nothing to do with the charges. Overall, both of them are neutral. Valency had created a hole, so we call it positive type, and vacancy valence impurity has created an extra electron, so it is n type. ओके सर। एंड सर अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या सर होल है तो फिर सर न्यूट्रल कैसे हो गई? न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है उसने अपने कोई आयन नहीं ऐड किया है, एज इट इज न्यूट्रल एटम ऐड किया है। तो जितनी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉनिक चार्ज है न्यूक्लियस में, तो चार्ज तो कहीं आना ही नहीं है। चार्ज तो तब आता है जब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। Isn't it? सर। आपके पास सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस करने के लिए उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस करने के लिए 3 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव तो इसलिए बोला क्योंकि वहां पर वैलेंसी कम थी, इसलिए एक होल क्रिएट हो गया। ओके सर। एंड सर हमने सिलिकॉन को ऐसे कैसे निकाल दिया? मतलब सर मतलब क्या यूज किया होगा हमने सिलिकॉन को इम्प्योरिटी निकाल हीटिंग के? है, हीटिंग करके सिर्फ वो एक दूसरे के साथ उसे रख के प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपने पढ़ा होगा पुराने टाइम में एलॉय कैसे बनते थे, पढ़े आपने कभी हिस्ट्री सर में? मेल्ट करके ही बनते होंगे। हाँ मेल्ट करके बनते थे पुराने टाइम में, तो ऐसे ही बना देते थे। वो लोहार होते थे, लोहे की पतरी पकड़ते थे, उसको जलाते थे, दूसरा मेटल उसके ऊपर रख के उसको पीट देते थे,
अब उसी को हम आर्टिफिशियली फर्नेसेस में रखते हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं तो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर जाते हैं। ओके सर। हाँ जी यशराज। सर वो जो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो उधर ही रहेगा सर? नहीं, वो मूव करेगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना, मेटल की तरह हो गया ना। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई क्योंकि फ्री स्पेस क्रिएट हो गया। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके होल्स की वजह से, इंडियम की वजह से हो गया और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, आर्सेनिक की वजह से हो गया। सर मैं यही सोच रहा था सर, वो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा स्ट्रक्चर? वो तो मूव ही करेगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, हाँ जी अंश। सर जो इम्प्योरिटी ऐड करी तो सिलिकॉन वो कहाँ गया फिर? वो बाहर ही निकल गया या फिर वो बाहर निकल गया? बाहर निकल गया या कह सकते हो एक्सटेंडेड लैटिस बन गया। आंसर मुझे थोड़ा कम समझ आया। क्या नहीं समझा बोलो? इसमें कुछ नहीं है, हमने सिर्फ वैलेंसीज का इम्बैलेंस किया है। हमने कहा सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो सिलिकॉन अपनी एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप वैलेंसी चेंज वाला एलिमेंट ऐड कर दोगे तो वैलेंसी डिफरेंस होने के कारण या तो फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगी, या फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। अब पूरी इलेक्ट्रिसिटी की वजह इलेक्ट्रॉन और होल्स का खो खो खेलना है। इलेक्ट्रॉन होल्स की जगह चले जाते हैं, पीछे होल छोड़ जाते हैं, तो ऐसे मूव करते जाते हैं एक दूसरे के साथ। एज अ रिजल्ट होल फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और होल्स क्रिएट कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग वैलेंसी, ट्राइवैलेंट वैलेंसी। बोलो यश। ओके यस सर। कोई कंफ्यूजन है पूछो, कोई बात नहीं। नहीं सर आगे। हाँ जी रिया। सर लस्टर दोनों में होगा? बेटा सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे वहां लस्टर क्रिएट होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक की वजह से क्रिएट हुए हैं, बट सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं क्योंकि जिस तरफ वेकेंट ऑर्बिटल थी, तो कह सकते हैं मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। आंसर पी टाइप में? दोनों में मैंने कहा, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट हुए हैं, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ओके सर। नोट डाल के लिखेगा। On the basis of above observation, on the basis of above observation, of N type and P type, (12-16) and 13-15 compounds are created. Where sum total of valence electrons is 8. This results in increasing conductivity. So basically जैसे P टाइप N टाइप क्रिएट किया हमने, ओवरऑल हमें ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है। ग्रुप 12 के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
तो उन दोनों को मिक्स कर दिया मेटेलिक लेवल पे विदाउट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव कैडमियम सेलेनियम कंपाउंड, गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड, वेयर दे आर मिक्स टुगेदर. तो ग्रुप 12 और ग्रुप 16, ग्रुप 13 और 15, on the basis of experiment which is performed on silicon and germanium, we were able to create. So group 12, group 16, group 13, group 15 elements are added. So their average valency comes out to be 4. So they will act as good conductors. हाँ जी रमनदीप. तो ऑक्टेट से कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हुई? ऑक्टेट से नहीं इंक्रीज हुई, हमने कहा वैलेंसी पूरी कर दी 4, दैट इज 4 to the 8 कर दिया, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं, शेयरिंग नहीं हो रही है. एक पर्टिकुलर लैटिस मतलब शेयरिंग हो रही है पर एक लैटिस में प्रेजेंट है, जहां एक एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे के पास कम है, लेकिन वहां पर एज सच कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ लैटिस में वैलेंसी की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो आपके पास जहां पर वैलेंसी 2 है और जहां पे वैलेंसी 6 है, तो वहां पे होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में क्रिएट हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके सर. सर तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, सिलिकॉन के साथ इंडियम एंड आर्सेनिक को साथ में मिला दो. तो वो भी हाँ यही मिला होगा. रहे हैं, लेकिन वो तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं ना. ओके सर. सर इधर भी तो बैलेंस ही कर रहे हैं. तो हम एक 3 एलिमेंट्स को क्यों करें. ओके सर. सर आपने ग्रुप 13 के नीचे क्या लिखा है? 13 के नीचे लिखा गैलियम आर्सेनिक, GaAs. So these were the defects. Defects एक important आर्टिकल है, जैसा लास्ट क्लास में भी समझाया गया था. बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंसेस में डिफेक्ट्स के अराउंड ही चलते हैं. इसके बाद आपके पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो बुकलेट में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब्ड है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप लेते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स. आप जानते ही हैं कि आपके पास कंडक्टर का मतलब है जिनके पास हायर कंडक्टिविटी है. ये 2 कैटेगरी में है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए गए और मेटालिक कंडक्टर आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं. इंसुलेटर्स वो हैं जो कंडक्टिविटी को अलाउ नहीं करते, उनकी नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है. सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी इन बिटवीन कंडक्टेंस होती है. हमने कहा सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक जो नेचुरल हैं, एक्सट्रिंसिक जो हमने अभी क्रिएट किए, पी टाइप और एन टाइप. हमने इम्प्योरिटीज ऐड की और उसके जरिए कंडक्टिविटी जनरेट कर. राइट. उसके बाद हमने कहा हमारे पास बैंड मॉडल के बेसिस पर हमने उसे एक्सप्लेन किया, कोई मैं अलग से समझाता हूँ. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपके साथ आती हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक. आप जो स्टैंडर्ड सॉलिड्स पढ़ते हो फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म में, वहाँ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ते हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डोमेन थ्योरी कहती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें एक डोमेन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है. आपके पास अनपेयर्ड अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है. पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होता है लेकिन वो रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन नहीं होते, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस पुअर होता है. फेरोमैग्नेटिक में सारे डायपोल्स अलाइंड होते हैं, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह काम कर जाते हैं. एंटी फेरो में क्या होता है, आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक की तरह होते हैं, लेकिन इनके मैग्नेटिक डायपोल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट अलाइंड हो जाते हैं. अगर आपके पास मैग्नेटिक डायपोल्स अपोजिट अलाइंड हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं पर डायपोल्स आर अपोजिटली अरेंज्ड. फेरी मैग्नेटिज्म में अपोजिट डायपोल्स हैं
लेकिन पूरी तरह कैंसिल नहीं कर रहे। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये रहता। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये सारे के सारे सिमिलर सब्सटेंसेस हैं। पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन रैंडमली बिखरे हुए हैं। फेरोमैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और सारे एक लाइन में अलाइंड हैं। एंटी फेरो में एंटी पैरेलल अरेंज है। फेरी मैग्नेटिक में सम स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, रेस्ट इफेक्ट इज कैंसल्ड आउट। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। डायमैग्नेटिक में सारे पेड़ हैं, पैरामैग्नेटिक में रैंडम है, फेरोमैग्नेटिक में सारे अलाइंड हैं इन सिंगल डायरेक्शन, एंटी फेरो में एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर रहे हैं, और फेरी मैग्नेटिक में कुछ डायपोल बच जा रहे हैं, कुछ कैंसिल हो जा रहे हैं। That is the fundamental difference between these parts, right? इसके बाद आप क्या चाहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स। डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक सुने आप सबने? एनीवन हैविंग जनरल आइडिया अबाउट डाइलेक्ट्रिक? सर जो कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं। Dielectrics are insulators but can act as conductor under certain conditions. That is the difference between dielectric and insulator. डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंसेस हैं जो अंडर सर्टेन कंडीशन कंडक्टर की तरह काम कर सकते हैं। सारे डाइलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं। जितनी भी सेंसर आप यूज कर रहे हो घर में, बाहर किसी होटल में जा रहे हो, डोर सेंसर है ग्लास के, टैप में सेंसर है, नीचे हाथ रखते हो प्रेशर से पानी आ जाता है। आपके पास फायर सेंसर है, हीट करते हैं, जैसे ही फायर का टेम्परेचर किस डिग्री पे पहुंचता है स्प्रिंकलर बस्ट कर जाते हैं और पानी स्प्रिंकल हो जाता है। ऑल सच थिंग्स आर द गिफ्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर बट कैन एक्ट एज कंडक्टर अंडर सर्टेन कंडीशन। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब प्रेशर की वजह से करंट जनरेट होता हो। तो वो एयर प्रेशर चेंज किया, डोर अपने आप खुल गया, यू स्टैंड इन फ्रंट, एज अ रिजल्ट एयर कॉलम का प्रेशर चेंज हुआ, उसने सेंसर को एक्टिवेट किया और डोर ओपन हो गया। उसी तरह से आपने टैप के नीचे हाथ रखा, टैप के नीचे एक डिफाइंड एयर कॉलम था, जैसे ही आपका हाथ वहां गया वो प्रेशर चेंज हुआ, डाइलेक्ट्रिक ने कंडक्टिविटी शो की और उसने पानी रिलीज कर दिया। तो ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर पीजोइलेक्ट्रिक्स। लेकिन आपके पास कुछ डाइलेक्ट्रिक पायरो इलेक्ट्रिक भी होते हैं, कुछ फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं, कुछ पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी तो रिपीट हो गई शायद। फेरो इलेक्ट्रिसिटी आने दें बेटा। दिस इज सेकंड कॉलम इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी, दिया हुआ इट इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पहला पीजो इलेक्ट्रिक है, दूसरा फेरो है, तीसरा एंटी फेरो है और चौथा पायरो है। पायरो फायर सेंसर है, लिखा हुआ है यूज्ड इन फायर अलार्म्स और थर्मोस्टैट्स, राइट? तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या फर्क होता है? डाइलेक्ट्रिक आर दोज इंसुलेटर्स which can act as conductor under certain conditions, right? आपके पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंपटीशन और एकेडमिक्स लेवल दोनों में, राइट? छोटी सी डेफिनेशन लेवल पर सभी में है, तो आपको डेफिनेशन तो सभी की आनी ही चाहिए, राइट? एक लास्ट टॉपिक लिखना आपने, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। Explanation of electrical properties on the basis of band model. Explanation of electrical properties on the basis of band model. According to it, it refers to the model. According to it, various substances have conductance band and valence band,
Valence band indicates valence electrons while conductance band indicates free space for movement. Indicates Free space for movement. In case of conductors, conductance band and valence band overlap on each other. Whereas in semiconductors, there is a small forbidden gap. There is a small forbidden gap between these bands. On increasing temperature, charged particles easily overlap. Easily jump from valence band to conductance band. In case of insulators, there is a large forbidden gap. There is a large forbidden gap तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास फॉरबिडन गैप का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जहां पे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास बैंड मॉडल कहता है कि हमारे पास बहुत सारा एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं एक एटम में दूसरे एटम में, तो एक लैटिस के अंदर वो ऑर्बिटल्स बैंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है वो वैलेंस बैंड है, जिसमें नहीं पड़ा है वो कंडक्टेंस बैंड है, खाली जगह है। अगर ये खाली जगह और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं तो वो कंडक्टर्स हैं, क्योंकि कंडक्टेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जहां पर छोटा फॉरबिडन गैप है, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, किसी फॉर्म में मिल जाए ताकि चार्ज पार्टिकल जंप कर जाए, तो वो सेमीकंडक्टर है। और जहां पर फॉरबिडन गैप इतना बड़ा है कि हीट से फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंसुलेटर है। So we have conductors where valence band and conductance band overlap. We have semiconductors where these bands do not overlap and they have small forbidden gap. Small forbidden gap का मतलब है इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो आसानी से ओवरलैप नहीं कर पाएगा,
उसे फॉरबिडन गैप को क्रॉस करना होगा। जब तक वो फॉरबिडन गैप को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो कंडक्टेंस बैंड में नहीं आएगा। ऐसे केस को आप इंसुलेट सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जहां पर आपके पास ये बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप इंसुलेटर कहते हैं। नोट कीजिए। Except close packing, everything is over about solid state. हाँ जी रिया बोलिए। सर ये ओवरलैप कर रहे हैं मतलब? ओवरलैप कर रहे हैं मतलब इनका एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो एक दूसरे के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो आसानी से जा सकते हैं। रिया इसको समझने के लिए एक स्टोरी बना लेते हैं। राइट, वैलेंस बैंड जो है वो हमारा घर है और कंडक्टेंस बैंड जो है वो पार्क है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हमारा डोर पार्क में खुलता है तो हम आसानी से चले जाएंगे क्योंकि उठ के कहीं ज्यादा स्पेशल थोड़ी ना जाना। फॉरबिडन गैप है, हमारे घर और पार्क के बीच में एक लेन है, हमें उस लेन को क्रॉस करके पार्क में जाना। और फॉरबिडन गैप बड़ा हो जाता है जब घर के आसपास कुछ भी घूमने लायक नहीं है और गाड़ी उठाकर फिर सुखना लेक तक जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है हमें फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, तब जाके हम सुखना लेक तक पहुंचेंगे। राइट, तो बेसिकली कंडक्टेंस बैंड है जहां चार्ज पार्टिकल की फ्री मूवमेंट है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होनी है। फॉरबिडन गैप है, एनर्जी डिफरेंस छोटा है बट इट कैन बी ओवरकम बाय अप्लाइंग एनर्जी और फोर्स। और लेकिन फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है तो वो हीट भी काम नहीं कर पा रही। हाँ जी रिया ले रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, बैंड है BAND। यस सर, बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल है जो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जाता है इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टिविटी होती है। बैंड मॉडल कहता है कि कंडक्टेंस के लिए ऑसिलेशन होनी है, भागना है, मूव करना है, तो वो जो स्पेस है जहां पर उसने मूव करना है वो कंडक्टेंस बैंड है। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस बैंड है और उन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो फॉरबिडन गैप है। हाँ जी रमनदीप। सर कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में कोई और एनर्जी स्टेट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो एज अ रिजल्ट एनर्जी स्टेट जो होती है वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बीच में कोई और एनर्जी स्टेट होगी नहीं ना, क्योंकि हमने बैंड मॉडल बनाया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंडक्टेंस। तो हमने कहा जहां पर फ्री चार्ज पार्टिकल पड़ा है जो इजीली मूव कर सकता है वो वैलेंस बैंड है, और जिसमें आपके पास चार्ज पार्टिकल को मूव करना है वो कंडक्टेंस। ओके सर। आंसर जो हमारे पास लाइन डिफेक्ट होते हैं सर वो होते क्या हैं? आपने बताया था सर, समझ में लाइन डिफेक्ट होते हैं लैटिस के स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्ट हो जाना। आपने लैटिस का स्ट्रक्चर एज लेंथ की टर्म में पढ़ा, एक डेफिनेट एज लेंथ होती है एक लैटिस की। आपके ऊपर से सुपरफिशियली आपको दिखता है कि सारे अलाइंड हैं, एक लाइन में है, बट ड्यू टू सर्टेन हीट ट्रीटमेंट, ड्यू टू सर्टेन मैकेनिकल फोर्स एक लाइन ऊपर नीचे हो गई, क्रिस्टल स्मूथ नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ओके सर। सर ये मतलब हमें दिखता है कि ये क्रिस्टल खराब हो रखा है? हाँ, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है। ओके सर। देवांशु। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर ये जो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड है इसको हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे मेटल का स्ट्रक्चर होता है कि कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं बिल्कुल जो कह कि सकते हैं फ्री वो, स्पेस में घूम रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और सरफेस पे कर्नल्स हैं, इसलिए कर्नल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में जाने से रोक लेता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके सर। हाँ जी अंश। तो सर ये जो बैंड है किसे सिंबलाइज करते हैं? ऑर्बिटल्स को।
आपके पास वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जो खाली पड़ी हैं वो कंडक्टेंस बैंड है, और जो फिल्ड है वो वैलेंस बैंड है। हाँ जी। सो दिस इज द वे वी कैन कंक्लूड दिस चैप्टर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल बचा है, दैट इज द क्लोज पैकिंग। वी विल डिस्कस एंड मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा, लास्ट ईयर का सेशन का है, नहीं समझ में आएगा क्लास में दोबारा समझ लेंगे। तो हमने वहाँ पे ध्यान से देखना है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या चीज है उसमें। लेट्स से ये क्लोज पैकिंग है। हम कहते हैं अगर सॉलिड लाइन में अरेंज होंगे तो ऐसे होंगे, जहाँ एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। 2D में होंगे तो दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लूज अरेंजमेंट है, सेकंड क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। लेकिन सॉलिड ना तो 1D में होते हैं ना 2D में होते हैं, वो 3D में होते हैं। अब नेक्स्ट लेयर जो है वो सेम आनी चाहिए जैसी हेक्सागन में है या जैसी स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में जब आप नेक्स्ट लेयर प्लेस करोगे, आप जब स्क्वायर में नेक्स्ट लेयर प्लेस करोगे तो आपके पास नेक्स्ट लेयर जो होगी वो उसी की एग्जैक्ट अलाइनमेंट होगी। आपने इसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया क्योंकि एटम के ऊपर एटम रखे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी लेयर फर्स्ट है कौन सी लेयर सेकंड है। ऐसा अरेंजमेंट सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में डेवलप हो जाता है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक मेरे पास ग्रीन कलर के वॉइड हैं, एक मेरे पास ब्लू कलर के वॉइड हैं। मैंने ग्रीन कलर के वॉइड के ऊपर नेक्स्ट लेयर को प्लेस किया। नेक्स्ट लेयर को प्लेस करने से बीच में ब्लू कलर के स्पेसेस बच गए। अब मेरे पास थर्ड लेयर की प्लेसमेंट मुझे सोचनी है, मैंने कहाँ करनी है। अगर मैंने थर्ड लेयर की प्लेसमेंट जो है वो नए वॉइड्स में क्रिएट की जहां पर आए, तो ये लेयर जो होगी वो रेड वाले के आइडेंटिकल हो जाएगी। थर्ड लेयर विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड ABC अरेंजमेंट, ABC। लेकिन अगर मैंने थर्ड वाली लेयर को ब्लू वाले स्क्वायर्स के ऊपर प्लेस किया तो मेरे पास थर्ड लेयर बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। मैंने ये स्ट्रक्चर्स आपको भी इसलिए समझाए कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि बहुत फोकस करके देखना, उस वक्त इधर उधर विजुअलाइजेशन मत जाने देना, ताकि आपको समझ आए कि वो कैसे जाना है। उसके बाद ये अरेंजमेंट AB अरेंजमेंट में आ जाता है। 3 डिफरेंट लेयर बनती हैं जिसको हम क्यूबिक यूनिट सेल में कन्वर्ट करते हैं। एक बार वीडियो से भी देखिएगा, नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में दोबारा समझाऊंगा ही आपको, है ना। हाँ जी रमनदीप। सर जो 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, सर आपने कहा इधर बस एक ही हम अरेंजमेंट कर सकते हैं आइडेंटिकल वाला सर, लेकिन वहाँ पे गैप भी तो है सर, वहाँ पे भी तो डाल सकते हैं। नहीं, आपके 2D का जो फोकस है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, वो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है। तो आपको पूरे 3D में स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे फ्री स्पेस के ऊपर स्क्वायर है। तो हेक्सागन क्लोज पैकिंग उसे कहते हैं जिसमें फ्री स्पेस के ऊपर नेक्स्ट लेयर रखी जाती है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसे कहते हैं जिसमें स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखा जाता है। एक बार लेक्चर लगा लो, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, व्हाई टू वरी। ओके सर, है ना। हाँ, आंसर बैंड थ्योरी से एक डाउट था सर, जैसे हमने MOT में पढ़ा कि वो ऑर्बिटल मर्ज हो जाते हैं, तो सर हम ऐसा भी कह सकते हैं लैटिस के अंदर से बहुत सारी ऑर्बिटल मर्ज होकर बैंड बनाती है। बहुत बढ़िया बेटा, इसको ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही समझा जाता है। ये बैंड मॉडल एक्सप्लेन ही सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर होता है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होती हैं तो जो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स हैं वो BMO और ABMO में कन्वर्ट हो जाती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक BMO एक ABMO होता है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाती है, तो उनका एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है। मैं भी वो समझाना नहीं चाहता कि वो कंफ्यूज करेगा आपको, मिक्सिंग नहीं करनी। हमने पहले क्वेश्चन ओरिएंटेड होना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब हम दे पाए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी।